हाँ जी। चलिए जी, अभी तक हमारी 4 कैटेगरीज़ हो गई अलाउंसेस की। कौन-कौन सी होगी जी? एक तो पार्टली एग्ज़म्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, उसका हम लोग पोज़ीशन कर रहे हैं अभी, ठीक है? दूसरा फुली टैक्सेबल कौन-कौन से अलाउंसेस होते हैं, उसके अलाउंसेस हमने पढ़ लिए। और फुली एग्ज़म्प्ट कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? वो हमने पढ़ लिए। और एग्ज़म्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट कौन-कौन से होते हैं, वो हमने कर दिए, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पार्टली एग्ज़म्प्ट और पार्टली टैक्सेबल की ही कैटेगरी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट अलाउंस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है जी, HRA काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअली भी आने की क्षमता रखता है ना? अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो 3 4 5 नंबर का ये इंडिविजुअली अलाउंस जो है वो आने की इसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है जी। अब एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो हम लोग अलाउंसेस जितने भी पढ़ रहे हैं, क्या ये सभी को, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि शुरू से ही मेरी कोशिश ये रहेगी फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक, कि आपका कितना टाइम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और एनर्जी भी साथ साथ बचाई जाए, जिससे क्या है वो सेव्ड एनर्जी जो है आप लोग अपनी रिवीजन के टाइम पे लगा सको। ठीक है जी। इसलिए एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 100 रेट्स ऑफ टैक्स करने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम, रेगुलर टैक्स रिजिम, इस छोटे से सेक्शन के आने से 115 BAC वाली है ना कैटेगरी, बी ए कैटेगरी आने से, या 115 सेक्शन कह लीजिए, कि बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में, ठीक है जी, भूकंप टाइप का आया हुआ है ना? क्योंकि हर सेक्शन में, हर चैप्टर में, हर हेड में बहुत सारी चीज़ें इनको मिलेंगी, इनको नहीं मिलेंगी, है ना? BAC वालों को, रेगुलर टैक्स रिजिम वालों को मिलेंगी, डिफ़ॉल्ट वालों को नहीं मिलेंगी। ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट चलती रहेगी। ऐसी ही लंबी चौड़ी लिस्ट इस सैलरी चैप्टर में भी है, ठीक है ना? सैलरी चैप्टर में भी है। तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे ही अभी हम लोग पहले अलाउंसेस कर लेते हैं सारे के सारे, ठीक है? पहले हम लोग अलाउंसेस अभी हम करते जा रहे थे, ठीक है? तो मैं आपको जो भी टॉपिक खत्म हुआ करेगा उसके एंड में एज ए नोट लिखवा दिया करूंगा कि भाई इनमें से जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम वाले, अगर कोई पर्सन ऑप्ट करता है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो मैं आपको एंड में लिखवा दिया करूँगा, मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम प्रोविज़न कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो हमें समझना ही पड़ेगा। हमें तो लास्ट में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए ना, जैसे रेट्स ऑफ टैक्स आपने किया, कि भाई वो तो एक फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप है, टैक्स रेट ये एप्लीकेबल होता है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम वाले को, रेगुलर टैक्स रिजिम वाले को, ठीक है? अब हम मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर, आपने प्रोविज़न तो समझ नहीं है। अब मान लीजिए HRA है, ठीक है? HRA का बेनिफिट, जो एग्जामिशन है, वो रेगुलर टैक्स रिजिम वाले को मिलता है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम वाले को नहीं मिलता, है ना? तो प्रोविज़न कर, अब हमारे को क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ठीक है ना? तो पहली बात तो वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम वाला पूछेंगे ही नहीं, अगर खाली HRA का पॉइंट आ गया तो, है ना? हम फिर तो आंसर इतना की हुआ कि नहीं भाई, जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम वालों एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जिन पर्सन ने, एम्प्लॉयज़ ने ऑप्ट किया है अंडर सेक्शन असेसमेंट अंडर सेक्शन 115 BAC, उनको ये एग्जामिशन बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, है ना? उनको ये एग्जामिशन बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। जब एग्जामिशन बेनिफिट मिलेगा ही नहीं तो हम कैलकुलेट क्यों करें? बात ही खत्म हो गई, दैट्स इट, यहीं पर ही ओवर हो गया। अब इंस्टीट्यूट इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि भाई ये पूछने के लिए हमारे से क्वेश्चन डाल देगी 4 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है ना? हाँ, वो ये बोल सकती है कि भाई दोनों क्यों निकालो, दोनों का टैक्सेबल, टैक्सेबल HRA बताओ, दोनों कैटेगरी में अगर ऑप्ट किया है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम और रेगुलर टैक्स रिजिम दूसरा, बस, ठीक है ना? मतलब एक का आंसर तो सीधा सपाट है,
कि नहीं मिलेगा बेनिफिट, फुली टैक्सेबल है, जितना भी रिसीव्ड हुआ एचआरए उतना फुली टैक्सेबल है। दूसरे वाले में हम निकालेंगे एग्जाम्प्ट, रिसीव में से एग्जाम्प्ट माइनस कर देंगे, टैक्सेबल आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हर सेक्शन में आपको कंफ्यूज करूं, हर प्रोविज़न में आपको साथ साथ बताऊं, रैदर देन हम लोग जब अलाउंसेस ख़त्म कर लेंगे। अभी अलाउंसेस की कैटेगरीज पढ़ी हैं कुछ, ठीक है, जैसे मेन मेन अलाउंसेस पढ़े हैं, वो हम ख़त्म करने के बाद मैं आपको लिस्ट लिखवा दूंगा कि ये जो भी हमने कैटेगरीज पढ़ी उनमें से ये अलाउंसेस का बेनिफिट डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम वाले को मिलेगा, ठीक है, या नहीं मिलेगा। क्योंकि रेगुलर वाले को तो है ही है, रेगुलर टैक्स रेजिम वाले को तो है ही है, तभी पढ़ रहे हैं ना हम, है ना। रेगुलर टैक्स रेजिम वाले का तो ये चैप्टर ही स्पेशली बना तो उन्हीं के लिए था। इनको एक्चुअली में चाहिए क्या था, बस चीज़ को सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है, एक अलग से चैप्टर बना देना था 115 BAC का, कि भाई हाँ असेसमेंट के दौरान, सिर्फ असेसमेंट के दौरान, रादर देन हर चीज़ में, कि भाई ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, असेसमेंट के दौरान किस पर्सन की, ये अलग स्पेशल पर्सन की। तो हमें बस सिर्फ करना क्या था, सिर्फ रिमाइंड करना था, याद करना था, है ना, कि भाई इनको बेनिफिट ये वाले नहीं मिलने चैप्टर करने के बाद, ठीक है ना। हम लोग प्रोविजन समझते जाते, लास्ट में आ जाता, रादर देन शुरुआत में हर चैप्टर में हम लोग पागलों की तरह पढ़ेंगे कि इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, है ना, एनर्जी वेस्ट है नाजायज जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस किस लिए मिलता है जी? हाउस रेंट अलाउंस जो है, HRA जो है, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को पैसे दिए जाते हैं, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को पैसे दिए जाते हैं कि आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से कहीं पर भी जहाँ पर किराए पे रहना चाहते हो वहाँ पर रह सकते हो, ठीक है जी, जहाँ पर भी रहना चाहते हो और रह सकते हो, और हम आपको इतने पैसे मंथली देंगे। अब चाहे वो किसी रिश्तेदार के घर पे जाके रह जाए, है ना, चाहे कहीं भी रहे वो, कंपनी को कोई उससे मतलब नहीं है ना। कंपनी ने तो उसको क्या किया, पैसे दे दिए कि भाई तू जाके रह ले, है ना, अच्छे से घर, किराए के घर में रह ले, क्योंकि तेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए अपना घर नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इनकम टैक्स की तरफ से बेनिफिट मिलता है कि एग्जम्पशन मिलती है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तीन प्रोविजन है, तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब टैक्सेबल के लिए तो आपको पता है, टैक्सेबल अगर हम HRA देखना चाहते हैं तो हमें टैक्सेबल देखने के लिए क्या करना होगा, रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट, HRA रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट। तो अब हम निकाल क्या रहे हैं, एग्जाम्प्ट निकाल रहे हैं। एग्जाम्प्ट के लिए पहली प्रोविजन क्या है, एक्चुअली अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरी प्रोविजन क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा 50 और 40% ऑफ सैलरी। 50% सैलरी का कब होगा, मेट्रो सिटी में, है ना। मेट्रो सिटीज सब समझते ही हो, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, है ना। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉई काम करता है तो 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा, अगर नॉन मेट्रो सिटी में है तो 40% हो जाएगा, ठीक, 40 और 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, पहला पॉइंट तो सिंपल क्लियर है, HRA जो रिसीव हुआ, हाउस एंड अलाउंस रिसीव्ड हुआ, वो हम ले लेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या है, रेंट पेड। रेंट पेड बताया ही होगा कि जो एम्प्लॉई है वो अपने जहाँ पर भी किराए पे रहता है उसके लिए वो इतना रेंट पे करता है ना, इतना रेंट पे करता है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का मीनिंग क्या है जी, चलिए सैलरी का मीनिंग ही बता देता हूँ मैं आपको। सैलरी का मीनिंग यहाँ पर क्या है हमारा, बेसिक सैलरी प्लस DA ओनली इफ इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट।
मतलब डीए इसको आप बोल सकते हो इन शॉर्ट एंटर, डीए एंटर। अब पहले ही शुरुआत में ही जो कंफ्यूजन खड़ी होने से पहले ही खत्म कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये हमेशा रहती है कि सर ये डीए एंटर नॉट एंटर ये बीमारी है क्या, है ना। डीए एंटर का मतलब क्या है, नॉट एंटर का मतलब क्या है। पहली बात तो लिखा ही हुआ है, इट इज इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। साफ साफ आपको बता रहे हैं कि भाई जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन होगी, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करोगे ना, तो उस समय ये जो डीए है सैलरी में इंक्लूड होगा, सैलरी में प्लस होगा, बेसिक सैलरी में प्लस होगा। इसलिए देखा जाए ये जो डीए है सैलरी का ही हिस्सा हो गया। देखा जाए इनडायरेक्टली है तो सैलरी ही है, पर नाम डीए का दे रखा है। ठीक है जी, क्योंकि बेसिक सैलरी तो इतनी बढ़ा नहीं सकते, तो डीए ही बढ़ा देते हैं, है ना। ज़्यादातर सैलरी के बराबर ही हो जाता है या उससे ज़्यादा ही हो जाता है, 110%, 140%, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, डीए एंटर का मतलब क्या है, जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे, जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऐड होगा। ठीक, ठीक है ना। मतलब क्या है, जब भी हम रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो लीव इनकैशमेंट हो, चाहे वो ग्रेचुटी हो, है ना, चाहे वीआरएस हो, तो जब भी हम रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय ये चीज़ सैलरी में इंक्लूड होंगी। ठीक है ना। मतलब पेंशन देने के लिए जो भी हम बैक एंड से कैलकुलेशन सैलरी का मीनिंग निकालेंगे, हम अपनी इधर नहीं बात, इनकम टैक्स की नहीं बात कर रहे, वैसे ही बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को जब एम्प्लॉयर सैलरी देगा, पेंशन वगैरह देगा, रिटायरमेंट बेनिफिट देगा, तो उसके लिए एंटर है ये, मतलब इंक्लूड होगा। एंटर का मतलब ये होता है। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे क्या है, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फिक्स कमीशन नहीं है, फिक्स परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। मतलब अगर उन्होंने बोला है कि 5,000 रुपये मंथली कमीशन, ये नहीं आएगी। 5,000 रुपये मंथली कमीशन ये नहीं आएगी। अगर उन्होंने बोला कि 1% कमीशन का 1% तो आ जाएगी। ठीक है ना। उन्होंने बोला सेल का 1% होगा, तो फिर वो इंक्लूड हो जाएगी, जो भी कमीशन बनेगी सैलरी में, सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी। अगर उन्होंने बोला 5,000 महीने की है या 2,000 महीने की है, 10,000 क्वार्टर की है ना, एनुअल कमीशन आपको मिलेगी 50,000 रुपये, तो वो नहीं आएगी एचआरए की कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है जी। तो कुल मिला के सैलरी में तीन चीज़ें हुई, बेसिक सैलरी प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये तीन चीज़ें सैलरी की कैलकुलेशन में आएंगी। ठीक है जी। मतलब ये तीनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगा दैट इज सैलरी। करेक्ट। चलिए फिर अब एचआरए का एग्जाम्शन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी। 40% कब नॉन मेट्रो सिटी में रहता है, अगर मेट्रो में है तो 50% हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है जी, फिक्स परसेंटेज। ठीक है जी। हम्म, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें 50 और 40% मेट्रो सिटी हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि कब जो एचआरए की एग्जाम्शन की कैलकुलेशन है, कब डिफरेंट डिफरेंट करनी पड़ सकती हैं। इन फैक्टर्स के चेंज होने पर हमें जो एग्जाम्शन बेनिफिट है वो
मंथली बेसिस पर या आप कह सकते हो डिफरेंट बेसिस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सैलरी चेंज हो जाती है, मतलब सैलरी में चेंज आ जाता है, सैलरी में चेंज कैसे आएगा, सैलरी में चेंज कैसे आएगा, डीए चेंज हो गया, है ना, सैलरी ही बेसिक सैलरी ही चेंज हो गई। ठीक है, जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा कि ग्रेड वाली कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ग्रेड चेंज हो गया, ग्रेड चेंज होने की वजह से, ठीक है, सैलरी चेंज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर चेंज अब बदलाव आ गया किसी चीज में, एच आर ए चेंज हो गया, है ना, एच आर ए चेंज हो गया, उन्होंने बोला कि 31 दिसंबर तक एच आर ए कुछ और था, अब कुछ और हो गया। ठीक, फिर रेंट पेड ही चेंज हो गया। ठीक है, रेंट पेड, पहले आप किसी और मकान में रहते थे तो इतना किराया था, अब किसी और मकान में रह रहे हो तो इतना किराया हो गया। फिर आपने, पहले आप मेट्रो सिटी में रहते थे, फिर नॉन मेट्रो में आ गए जी इस डेट से। ठीक है, या फिर उल्टा लगा लीजिए, पहले नॉन मेट्रो में थे, अब मेट्रो में आ गए, अब उसकी वजह से कैलकुलेशन चेंज हो गई। ठीक है जी, तो इन चार कैटेगरीज में सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट 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 हो सकता है। ठीक है जी, हमें हो सकता है कि करना पड़ेगा अगर चेंज आता है तो, इन चारों में से कोई भी चेंज आता है तो। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एच आर ए का कैलकुलेशन। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जी क्वेश्चन, चलिए लिखिए जरा साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए है एम्प्लॉयड इन एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है जी, और एच आर ए मिल रहा है उसे 5000 पर मंथ। ठीक है, और रेंट पे कर रहा है वो कितना, 8000 पर मंथ। ठीक है, और उसकी बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ, और डीए है 5000 पर मंथ। 40% एंटर है। ठीक है जी, और एम्प्लॉयड कहाँ पर है, कौन से शहर में है, या रहता है, आप कह सकते हो एम्प्लॉयड एंड रिजाइड इन, मान लीजिए लुधियाना शहर में है, हमारे लुधियाना पंजाब में। ठीक है जी, लुधियाना पंजाब में एम्प्लॉयड है जी। तो अब हमें क्या करना है जी, फाइंड करना है टैक्सेबल एच आर ए। ठीक है जी, तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एच आर ए एग्जाम्ड लीस्ट ऑफ। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे क्या था, एच आर ए रिसीव, एच आर ए रिसीव्ड, एच आर ए रिसीव कितना हुआ है जी, 5000 पर मंथ, तो 5000 इंटू क्या हो जाएगा 12, 60,000। ठीक, नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है जी, अब रेंट पे कितना है जी, 8000 पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना हो गया, 8000 इंटू 12,
दैट इज 96,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अभी इसकी कैलकुलेशन रुक जाते हैं, ठीक है जी। और तीसरा हमारा था 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा, है ना। 40% ऑफ सैलरी। अब 40% क्यों? क्योंकि लुधियाना पंजाब में, लुधियाना में मेट्रो नहीं है अभी, है ना। तो 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का कैलकुलेशन करिए। चलिए जी, इसके साथ में ही साइड पे कर देते हैं वर्किंग नोट बना के। आप लोगों को नीचे करना है, इसके नीचे, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है जी। आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। अब चलिए यहाँ पर सैलरी का मीनिंग कैलकुलेट करते हैं। सैलरी में सबसे पहले क्या था जी? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है जी बंदे का? 30,000 पर मंथ। तो 30,000 इंटू 12, 3,60,000 प्लस डीए। डीए हमने कौन सा लेना है? एंटर वाला लेना है ना। तो डीए वैसे है कितना? 5,000 पर मंथ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5,000 इंटू 12, ये साल का हो गया। इसका कितना? 40%। तो चाहे आप 5,000 का 40% कर लीजिए, 2,000 आ गया। और साल का 2,000 इंटू 12, 24,000 आ गया, ठीक है। चाहे आप 5,000 इंटू 12 कर दीजिए, 60,000। 60,000 का 60,000 का 40%, 6 इंटू 4, 24,000। तो लीजिए, ये हमारी सैलरी की कैलकुलेशन आ गई कितनी? 3,84,000, ठीक है जी। 3,84,000 रुपीज़ आ गई सैलरी। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब 3,84,000 का 10%, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3,84,000 इंटू 10%, दैट इज 38,400, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 96,000 माइनस 38,400, दैट इज 57,600, है ना। सही है जी, 57,600। अब उसके बाद 40% ऑफ सैलरी, 40% सैलरी का हो जाएगा, है ना। अब सैलरी कितना है जी? 3,84,000। 3,84,000 का 40%, 1,53,600, है ना। तो इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है जी? ये वाला 57,700, ये हमारा लीस्ट है। तो एग्जाम्प्ट कितना हो गया? 57,600, ठीक है जी। तो लीजिए, ये हमारा आ जाएगा टैक्सेबल HRA। टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू रिसीव्ड, दैट इज 60,000 माइनस एग्जाम्प्ट 57,600, टैक्सेबल इज 2,400, करेक्ट। 2,400 टैक्सेबल HRA आ गया जी, ठीक है जी। ये तो हो गया जी सिंपल वाला, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। वैसे तो हो ही गया होगा, कुछ खास इतना डिफिकल्ट है नहीं था कि अलग से टाइम की नीड है आपको। चलिए, अब एक काम करेंगे हम लोग, इस पूरे क्वेश्चन में, या फिर चलिए अलग से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए जरा। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड
मंथली सैलरी ₹50,000, DA ₹8,000, 50% एंटर, ठीक है जी। और HRA मिल रहा है उसे कितना, 6,000 पर मंथ, ठीक है जी। और रेंट पे कर रहा है वो 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक 6,000 पर मंथ। और 1 दिसंबर 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक 10,000 पर मंथ, ठीक है जी। और कहाँ पर है वो, ठीक है जी, यहाँ पर भी वो एम्प्लॉयड कहाँ पर है, लुधियाना पंजाब में ही ले लीजिए। वैसे इसका इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं कभी भी, ये एग्जाम्शन की कैटेगरी में आएगा नहीं 99.99% केसेस में, ठीक है। ये हमारी बेसिक भी होगी, DA भी हो गया, HRA भी हो गया, रेंट पेड भी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है टैक्सेबल HRA, ठीक है जी। टैक्सेबल HRA हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। चलिए जी, पढ़ते हैं जी आगे। अब आप समझ ही गए होंगे हमारे को ये जो कैलकुलेशन है 2 कैटेगरी में डिवाइड करके चलना है, इस तरीके से। 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 नवंबर 23 की कैलकुलेशन, कितने महीने हो गए, 8 मंथ्स हो गए। और इधर 4 महीने बचे बाकी, है ना, ठीक। और इधर कहाँ से, 1 दिसंबर 23 से लेकर 31 मार्च 24, ठीक है जी, सिंपल। ये 4 महीने की कैलकुलेशन हो गई जी। चलिए, चलना वैसे ही है, बस काम डबल हो गया आपका देखा जाए तो। सबसे पहले नंबर पे HRA रिसीव, अब सब कुछ 8 महीने का लेंगे ना, सब कुछ कैलकुलेशन 8 महीने का ही लेंगे। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं HRA रिसीव्ड। HRA हमारा कितना है जी, HRA है 6,000 पर मंथ, तो ये हो जाएगा जी 6,000 × 8, 48,000। और इधर 6,000 × 4, 24,000, है ना। तो यहाँ पर 24,000 हो गया, यहाँ पर 48,000 हो गया, 48,000। नंबर 2, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, ठीक है जी। अब पहले 8 महीने में रेंट कितना था, 6,000 पर मंथ का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 6,000 × 8, 48,000, -10% ऑफ सैलरी रुक जाते हैं अभी। नंबर 2, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, ठीक है जी। रेंट पेड यहाँ पर कितना है जी, 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 × 4 हो जाएगा 40,000, है ना। और अब हमें निकालना है 10% ऑफ सैलरी,
और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा जी, 40% ऑफ सैलरी। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब सैलरी निकालें। सैलरी फॉर फर्स्ट 8 मंथ्स, बेसिक सैलरी। बेसिक कितनी है जी, यहाँ पर 50,000 पर मंथ है, तो 50,000 इंटू 8 हो जाएगा 4 लाख रुपए, प्लस डीए। एंटर वाला लेना है, डीए कितना है, 8,000 पर मंथ है, तो 8,000 इंटू 8 का 50%, तो ये कितना हो गया जी, 8,000 का 50% कितना हो गया जी, 4,000, 4,000 इंटू 8 32,000 हो गया जी। तो ये हो गया 4,32,000, है ना। ठीक, और उसके बाद सैलरी फॉर लास्ट 4 मंथ्स, बेसिक। बेसिक कितना है जी, बेसिक सैलरी थोड़ी ना चेंज हुई है, 50,000 ही है। 50,000 इंटू 4 2 लाख हो गया, प्लस डीए। ठीक है जी, डीए कितना था, डीए भी सेम ही रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, सी चेंज सिर्फ इसमें रेंट पेड में हुआ है। तो 8,000 इंटू 4 का 50%। ठीक है जी, तो 4,000 का 4 इंटू 4 16,000 हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया जी 2,16,000। अब इसको इस तरीके से कैलकुलेट करने की बजाय इसका एक अल्टरनेटिव और कैसे हो सकता था, और आप कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते थे, पहले पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन कर देते। बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए, प्लस डीए। एंटर। ये हमारा था 8,000 इंटू 12 का 50%, 12 चौक 48, 6,48,000। अब 6,48,000 आप दो रेशो में बांट सकते थे, 8/12, 4/12। ठीक है जी, 6,48,000 टू 8/12, 4,32,000, और 6,48,000 इंटू 4/12, 2,16,000। ठीक है जी, अब ये आपकी मर्जी है, ये कोई इनकम टैक्स का वो नहीं है, प्रोविज़न नहीं है, ये आपकी वर्किंग नोट है, ये आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। तो जो आपको इजी लगता है ज़्यादा वो फॉलो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, दोनों में से जो आपको इजीएस्ट वे लगेगा या लग रहा है वो आप फॉलो कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हमारा
पहले फर्स्ट 8 मंथ में कितना आ गया, 4,32,000 आ गया। तो 4,32,000 का हमें लेना है 10%। 10% किसका, 4,32,000 का, 43,200। तो ये आ गया जी हमारा 48,000 माइनस 43,200, 4,800 आ गया जी। और इधर 40% किसका, 4,32,000 का, 172,800। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी विच एवर इज लेस 4,800 आ गया। तो हमारा एग्जाम्प्ट 4,800 हो गया। और टैक्सेबल रिसीव हुआ था हमारा 48,000 माइनस 4,800, 43,200। ठीक है जी, ये हमारा टैक्सेबल हो गया। अब चलते हैं जी इधर। अब ये वाले एरिया में 10% किसका होगा, 2,16,000 का, है ना। 2,16,000 का, 2,16,000 का 10% कितना होता है, 21,600। तो 40,000 माइनस 21,600, दैट इज 18,400। और इधर 40% ऑफ 2,16,000, 86,400। ठीक है जी। तो विच एवर इज लेस 18,400 आ गया। और आपका एग्जाम्प्ट हो गया जी 18,400। ठीक है जी। और टैक्सेबल आ गया 24,000 माइनस 18,400, 5,600। ठीक है जी। और टोटल टैक्सेबल हो गया 43,200 प्लस 5,600। अब आपको इससे एक चीज़ और भी क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली में जैसे 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 रेंट पेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एग्जामिशन बढ़ती जाएगी। 43,200 प्लस 5,600, 48,800 हो गया जी टैक्सेबल टोटल। ठीक है जी, ये आ गया हमारा पूरी कंप्लीट HRA की कैलकुलेशन आ गई। तो फटाफट अब इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आपकी हो गई। पहले 8 महीने की, फिर 4 महीने वाली होगी। ठीक है।
हाँ जी, चलिए ये आपका HRA का हो गया जी। HRA कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या प्रोविज़न है, सब कुछ हो गया जी HRA के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ट्रांसपोर्ट और रनिंग अलाउंस। ट्रांसपोर्ट और रनिंग अलाउंस, अब यहाँ पर क्या प्रोविज़न है जी। ट्रांसपोर्ट और रनिंग अलाउंस मिला है दो तरीके के लोगों को मिल सकता है। एक जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही काम करते हैं, एक जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही काम करते हैं, दूसरे वो लोग जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम नहीं करते, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम नहीं करते, ठीक। अब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, उनको एग्जम्पशन क्या होगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। उनको एग्जम्पशन क्या होगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वो कैसे, 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा मिला ट्रांसपोर्ट अलाउंस का या रनिंग अलाउंस का, उसका 70%, ठीक है। और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, ठीक है जी। जो अमाउंट रिसीव हुआ उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, उन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और बाकी टैक्सेबल, आपको पता ही है, रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉय को, जो नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो एम्प्लॉय है उसको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है या फिर रनिंग अलाउंस मिला है ना, तो नॉर्मल अगर वो पर्सन है, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जाम्पशन निल हो जाएगा, उसको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो क्या है, ब्लाइंड है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, ब्लाइंड है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो उसे एग्जाम्पशन मिलेगी 3200 पर मंथ, 3200 रुपये तक की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट और रनिंग अलाउंस अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय को मिलता है तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव का 70% या 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर दूसरे किसी एम्प्लॉय कंपनी के एम्प्लॉय को मिला है ना, तो नॉर्मल पर्सन को कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली, जो हैंडीकैप है ऑर्थोपेडिकली या फिर ब्लाइंड है उसको 3200 तक एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक। ये हमारा ट्रांसपोर्ट और रनिंग अलाउंस भी हो गया। चलिए अब इस पे चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। 12,000 रुपये रिसीव हुए हैं एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस फ्रॉम XYZ लिमिटेड, ठीक है जी। अभी हम जितने भी एग्जाम्पल कर रहे हैं एक चीज समझ के चलिए, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि वो रेगुलर टैक्स रिजिम ही फॉलो कर रहा है, समझ गए, उसमें रेगुलर टैक्स रिजिम ही फॉलो कर रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो नहीं कर रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी मैं आपको प्रोविजन सिंपल वे में समझा रहा हूं, जब आपका बस अब इसके बाद लास्ट में एंड में मैं आपको बता दूंगा कि जितने भी अलाउंसेस पढ़े हमने, है ना, उन सभी की कैटेगरीज हमने जो 4 कैटेगरीज पढ़ी, उनमें से कौन कौन से अलाउंसेस में जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वालों को, जो नॉर्मल वालों को उनको तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वालों को कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा, और समरी भी बता दूंगा कि कौन से, बस इतना याद रखिए, दिमाग का ज़्यादा एरिया खाली रहने दीजिए, है ना, ज़्यादा हमें, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। 12,000 रुपये पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है XYZ लिमिटेड से, टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा अगर वो नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉई है। अगर नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉई है तो अब एग्जाम्पशन तो मिलनी ही नहीं, है ना, तो रिसीव कितना हुआ, 12,000 इंटू 12, 1,44,000, ठीक है जी, 1,44,000 रिसीव हुआ, माइनस एग्जाम्प्ट कितना होगा, 0, क्योंकि नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉई है और वो भगवान की दया से ठीक ठाक है, हटा कटा है, तो एग्जाम्पशन 0, तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा जी, ठीक।
चलिए, अब नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी है बट ऑर्थोपेडिकली बेचारा हैंडीकैप है, तो यहां पर टैक्सेबिलिटी कितना आ जाएगा जी? रिसीव्ड कितना हो गया? 1,44,000 माइनस एग्जाम्ड, ये हमारा हो जाएगा 3,200 इंटू 12, तो ये बनता है 3,200 इंटू 12, 38,400, 38,400, तो टैक्सेबल आ गया जी -144, 1,05,600। ठीक, तो 1,05,600 रुपये टैक्सेबल आ गया जी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है जी, ये किसको? जो पर्सन क्या है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक, चलिए तीसरे वाले पे चलते हैं। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी का अगर एम्प्लॉई है तो फिर क्या होगा जी? अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉई है, केस नंबर 3, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉय, ठीक है जी, तो हमने एग्जाम्प्ट क्या बोला था? लीस्ट ऑफ, एग्जाम्प्ट लीस्ट ऑफ नंबर 1, 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना हुआ जी? 12,000 इंटू 12 का 70%, 1,44,000 हो जाएगा ना? 1,44,000 का 70%, 1,08,000 रुपये, और ₹10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तो लीजिए मौजे लग गई, तो एग्जाम्प्ट सारा का सारा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट हो गया जी। ठीक है जी, तो एग्जाम्प्ट 1,08,000 हो गया, टैक्सेबल नील हो जाएगा, सॉरी टैक्सेबल रिसीव कितना हुआ है? 1,44,000, ठीक है जी, 12,000 इंटू 12, और माइनस एग्जाम्प्ट, तो 1,44,000 माइनस 1,08,000, 43,200 रुपीज़ टैक्सेबल हो गया जी। ठीक है जी, 43,200 टैक्सेबल हो गया। अब इसको लिख लीजिए आप फटाफट, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया जी। हम्म, ये हो गए जी हमारे अलाउंसेस हो गए जी सारे। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, दो तीन, चलिए दो एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम कर ही लेते हैं। ठीक है,
और हमारे पास इसमें भी अब देखिए कुछ कहानी उन्होंने सिंपल पूछा है, सैलरी इनकम। तो आप मान के चलिए साफ साफ यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि ये बंदा रेगुलर टैक्स रिजिम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी कितनी है, 1 लाख पर एनम, तो 1 लाख बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसमें आपको दोनों चीज़ें समझ लग जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एजुकेशन अलाउंस 80 रुपये पर मंथ है, 3 चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है जी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस निकालने का, कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना है जी, 80 रुपये पर मंथ इंटू 12, है ना। और कितने बच्चों के लिए रिसीव हुआ है, 3 बच्चों के लिए। तो 80 × 12 × 3, 2880 रुपये माइनस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट आपको पता है, अब कभी भी गलती से ये मत कर लेना कि 100 × 12 × 2, है ना, 100 रुपये तक एग्जाम्प्ट है, तो वो मैक्सिमम है ना एक बच्चे के लिए 100 रुपये। अब एक बच्चे के लिए मिला ही 80 रुपये है, तो 80 रुपये एग्जाम्प्ट होगा, है ना, 100 क्यों होगा। तो गलत हो जाएगा जी सारा कुछ, सारी मेहनत आपकी मिट्टी हो जाएगी। 80 × 12 × 2, 80 × 12 × 2, दैट इज 1920। मतलब कुल मिला के कह सकते हो आप एक बच्चा टैक्सेबल हो गया। वो कैसे, 80 × 12 कर दीजिए, 12 × 9 108, 1080 नहीं, पर नया कितना होता है जी, 108 ही होता है। 2880 माइनस 1920, 900, 12 8 96, सॉरी यार, 8 है ना, 80 रुपये पर मंथ है, 960 हो गया। तो ये आ गया टैक्सेबल, ठीक है जी, 960 रुपये, करेक्ट। 960 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल हो गया। हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस 380 रुपये है, ये कितने तक एग्जाम था जी, 300 रुपये तक, है ना। 300 रुपये तक एग्जाम था, ये 2 बच्चों के लिए मिला है। तो हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस यहीं पे निकाल लें, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 380 × 12 × 2, 9120 माइनस एग्जाम 300 × 12 × 2, ये 300 × 2 600 हो गया, 600 × 12 7200 हो गया। तो 9120 माइनस 7200, 1920, ठीक है जी, 1920 रुपये ये टैक्सेबल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये चिल्ड्रन हो गया, हॉस्टल एजुकेशन हो गया, बेसिक सैलरी भी हो गई। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब आपको पता है कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, मान के चलनी पड़ेंगी कि भाई अब यहाँ पर लिखा नहीं है ट्रांसपोर्ट अलाउंस कौन सी कंपनी का, नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉई है या ट्रांसपोर्ट, तो हम मान के क्या चलेंगे ये नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी का अलाउंस है, तो किस तरीके से इसे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो सारा का सारा टैक्सेबल हो गया जी, ठीक है। अब उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपये पर मंथ। आपको पता है एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या प्रोविजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसके केस में क्या था, एग्जाम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ₹5000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ये इतनी मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ ये कौन सी कंपनी का एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। तो हम क्या मान के चलेंगे कि सर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉई है, तो फुल्ली टैक्सेबल। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ इंटू 12, 6000 रुपये, ठीक है जी। तो ये हमारी आ गई सैलरी, ठीक है जी। तो ये हमारी आ गई सैलरी। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं, इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं। अब मान लीजिए साथ साथ लिखा होता है डीए, ठीक है, डीए दैट इज महंगाई भत्ता, कितना
5,000 पर मंथ, 50% एंटर, क्योंकि ये चीज कंफ्यूजन जरूर करेगी आपको। ठीक है जी, जब फुल फ्लैश सम करोगे तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, डाउट रिमूव कर देता हूं। तो डीए यहां पर आप लोग ऐड कितना करते, ग्रॉस सैलरी में ही आप लोग डीए ऐड कितना करते, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये आपकी सैलरी आ जाती 2,03,880 रुपए। सर 50% क्यों नहीं लिया, आपने तो बोला कि डीए 50% एंटर है। बच्चों वो तो फॉर रिटायरमेंट कैलकुलेशन, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन 50% ऐड होगा, पर डीए तो फुली टैक्सेबल होता है ना। हमने अलाउंसेस पढ़े ना फुली टैक्सेबल वाले, है ना। कौन कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, उसमें से डीए एक था ना, उसमें से एक डीए था फुली टैक्सेबल। तो डीए जब आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो तो फुली टैक्सेबल होगा, चाहे वो एंटर फॉर बेनिफिट हो चाहे नॉट एंटर फॉर बेनिफिट हो, फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन करोगे, एचआरए की कैलकुलेशन करोगे, आगे और बहुत सारी प्रोविजन आएंगी जहां पे जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे उसकी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है जी, अब चलिए एक पॉइंट इसी में ही ऐड कर देते हैं। अब यहीं पर ही, यहीं पर सॉल्व नहीं कर रहा मैं, एचआरए भी लिखा होता 5,000 पर मंथ, एचआरए रिसीव हुआ 5,000 पर मंथ, और रेंट पेड भी मान लीजिए 5,000 पर मंथ है, रेंट पेड भी 5,000 पर मंथ है। तो हम लोग क्या करते, एचआरए रिसीव्ड पहला पॉइंट, दूसरा रेंट पेड 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 60,000, माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। तो अब आप सैलरी की वैल्यू कौन सी लेते, सैलरी बेसिक सैलरी दैट इज 1 लाख प्लस डीए, डीए कौन से वाला, डीए कितना था, 5,000 पर मंथ था, 5,000 इंटू 12 60,000, 60,000 का 50% एंटर था, 60,000 का 50% कितना होता है, 30,000। तो आपकी सैलरी कितनी हो जाती, 1,30,000। ठीक, अब आपकी जो सैलरी है, अगर आपकी सैलरी अब बेसिक कितनी हो जाएगी, ये सैलरी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए सैलरी कंप्यूट कर रहे थे हम लोग। उसमें बेसिक कितना हो गया जी, 1,00,000 रुपए, प्लस डीए लेंगे कौन से वाला, एंटर वाला। डीए बेशक आपको मिला कितना है, 60,000 रुपए, टोटल साल का कितना मिला है, 60,000 मिला है। पर एचआरए की कैलकुलेशन के लिए, एचआरए की कैलकुलेशन के लिए ऐड कितना होगा, सिर्फ एंटर वाला। तो अब आपको समझ लग गया, जब सैलरी की मीनिंग का कैलकुलेशन कर रहे हो तो एंटर वाला लेना है, जब हम ओवरऑल टैक्सेबल निकाल रहे हैं तो जितना भी मिला है एचआरए सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट, ठीक, तो ये है सारा रोल। चलिए जी, बढ़ते हैं जी अब आगे। ठीक है जी, तो मैं इसको जरा क्लीन कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ेंगे। बेसिक सैलरी 1 लाख पर एनम है, ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा जी। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस 80 रुपये पर मंथ है फॉर 3 चिल्ड्रन, यहाँ पर भी आपको पता है 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जाम्ट हो जाएगा, 80 इंटू 12 इंटू 2, और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 80 इंटू 12 इंटू 1, 12 8 96, 960 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब सेम ही है क्वेश्चन, एक ही पॉइंट चेंज है वैसे तो। हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस 380 रुपये पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ पर 300 रुपये तक एग्जाम हो जाएगा, बाकी बचा 80 रुपये, 80 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, 80 इंटू 12 इंटू 2। ठीक है जी,
20 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 35,000 मिला है। अब कैलकुलेट करना है सैलरी इनकम ऑफ ए हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन ए ट्रांसपोर्ट कंपनी। दो चीजें इकट्ठी ऐड हो गई इस चीज में, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय ऐड कर दिया, दूसरा वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब इसका मतलब है दोनों बेनिफिट्स की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, चाहे वो दूसरा हो। अब पहली बात तो देखा जाए, ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए क्या दो प्रोविजन होती हैं जी? दो प्रोविजन यही थी ना, जितना मिला उसका 70%, 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड कितनी हुई है जी? ट्रांसपोर्ट अलाउंस 35,000 रुपये, और 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है जी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 35,000 का 70% एग्जाम्ट हो जाएगा जी, 24,500 रुपये। अब इन दोनों में से जो लीस्ट है वो एग्जाम्ट हो जाएगा, 24,500 और 1,20,000, 1,20,000 और 24,000 विच एवर इज लेस एग्जाम्ट। तो ये हमारा एग्जाम्ट हो गया जी। टैक्सेबल कितना हो गया जी? रिसीव कितना था? 35,000, 35,000 माइनस एग्जाम्ट 24,500। तो लीजिए ये आ गया टैक्सेबल 10,500 रुपये। ठीक है जी, 10,500 रुपये, करेक्ट। ये हमारा क्या आ गया? टैक्सेबल, टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10,500 रुपये, ये लीजिए, है ना। अब आते हैं जी एंटरटेनमेंट अलाउंस, कितना मिला है? 500 पर मंथ मिला है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या प्रोविजन है? एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जाम्ड लीस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया जी? 500 इंटू 12, 6,000। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सॉरी, वेरी सॉरी, नोटिफाइड लिमिट ₹5,000। और तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हमारी कितनी है जी? 1,00,000 रुपये, है ना। 1,00,000 का 20%, 20,000 रुपये। तो विच एवर इज लेस 5,000 रुपये, है ना। तो एटलीस्ट अब आपको ये चीज समझ लग गई होगी, जहां पर नोटिफाइड लिमिट लिख रखी है तो वो मैक्सिमम एग्जामिशन बता रखी है, उसको आप बोलने को मैक्सिमम एग्जामिशन भी बोल सकते हो, कि भाई लिमिट तय कर दी कितनी,
यहाँ पर जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस में 5,000 थी, तो 5,000 रुपये मैक्सिमम हो गया। और टैक्सेबल हमारा हो जाएगा, रिसीव कितना हुआ 6,000, एग्जाम्प्ट कितना है 5,000, टैक्सेबल कितना हो गया 1,000 रुपये, है ना। टैक्सेबल कितना हो गया 1,000 रुपये। ये लीजिए, ये आपका आ गया जी। ठीक है जी। ठीक है, करेक्ट हो गया जी। चलिए, ये हमारे अलाउंसेस का एक समरी टाइप भी हो गया। अब एक चलिए क्वेश्चन मैं आपको ग्रेड वाला करवाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ग्रेड वाला भी करवाता हूँ जो आई थिंक सो रह गया था लेक्चर 1 में। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए जरा। मिस्टर एक्स ज्वाइन ए लिमिटेड ऑन 1st of July 2010 with basic salary 25,000 पर मंथ। ठीक है जी, 25,000 रुपये मंथली सैलरी के साथ उसने ज्वाइन किया 1 जुलाई 2010 को। और ग्रेड सिस्टम क्या है जी उसकी सैलरी का, मतलब उसकी जो प्रमोशन है सैलरी की वो किस तरीके से होगी। 25,000 हाइफन 1,000 हाइफन 30,000 हाइफन 5,000 हाइफन 50,000 हाइफन 10,000 हाइफन 1 लाख। ठीक है जी, कंप्यूट करना है हमें टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है जी, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए हमें क्या करना है, टैक्सेबल सैलरी फाइंड करनी है। चलिए, अब आपको इतना तो पता लग गया कि बंदे ने ज्वाइन कब किया, 1 जुलाई 2010 को। उस समय उसकी बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ थी। ठीक, अब 25,000 से उसने ज्वाइन किया, उसकी सैलरी जो है वो बेसिक ग्रेड पे चल रही है 25। अब 1,000 रुपये साल बाद उसकी सैलरी बढ़ेगी, मतलब 12 महीने के बाद 13वें महीने से उसकी सैलरी 25 की बढ़ के कितनी हो जाएगी 26। ठीक, फिर पूरा साल 26 रहेगी, फिर अगले 12 महीने बाद 27, फिर एक साल बाद 28, फिर 29, फिर 30। ठीक, अब 30 पे सैलरी बढ़ी, अब जंप लगेगा कितने का, 5,000 का जंप लगेगा। अब 30,000 के बाद कितना लिखा है 5,000, अब जंप कितने का लगेगा 5,000 का, 30 के बाद 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। अब 50 के बाद जंप मोटा लगेगा 10,000 का। 50,000 के बाद सैलरी कितनी होगी 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 1 लाख। ठीक, ऐसे उसकी सैलरी बढ़ेगी। करेक्ट। चलिए, अब हम देखते हैं हम
यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना होता है। अब देखिए बहुत आसानी से, पहले देखिएगा, लिखने का मैं टाइम अलग से आपको दे दूंगा। पहली बात, प्यार से समझा करो, बढ़िया तरीके से पूरा दिमाग लगा के सोच समझ के, क्योंकि चीज पहली बार जो समझ आ जाए उसमें मजा कुछ और ही होता है। अब बंदे ने ज्वाइन कब किया? 1 जुलाई 2010 को। 1 जुलाई 2010 को। साल कब पूरा हुआ देखा जाए? अगले साल 30 जून 2011 को। उस समय उसकी सैलरी कितनी थी? 25,000, है ना। पर मंथ लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करेक्ट हो गए ना 12 महीने। 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 तक 12 महीने हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरा, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, 25 के बाद 26, फिर 12, 13, 27, 13, 14, चलिए पूरा लिख ही लेते हैं पहले। 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24। बस यहाँ तक जरूरत है अपने को। लास्ट में लिख भी लेते हैं 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। और इधर भी लिख लेते हैं 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। करेक्ट। नंबर भी लिख लेते हैं, गिनती 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है जी, हो गया जी, फटाफट हो गया। अब 27 के बाद अभी 1000 का है ना, कीड़ी की चाल से चलेंगे। 28,000, 29,000, अब 30,000 हो जाएगी उसकी सैलरी। अब जंप कितने का लगेगा? 5,000 का, है ना। 35, 40, 45, 50। ठीक है जी, ऐसे ही था। 30 तक तो 1000 का जंप लगेगा। अब 30 के बाद कितने का जंप लगेगा? 5,000 का जंप लगेगा। वो लगा दिया हमने, 50,000 पहुंच गई। अब 10,000 का जंप लगेगा। 50 के बाद 10 ऐड किए 60,000, फिर 10 ऐड किए 70, फिर 10 ऐड किए 80, फिर 10 ऐड किए 90। बस हो गया जी, मैच ओवर। अब हमें सैलरी देखा जाए कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक की कैलकुलेट करनी होगी। लास्ट दो में ही फॉल करता होता है हमेशा। लास्ट टू ही स्लैब में फॉल करेगी हमारी सैलरी। हमारे को जो टैक्सेबल सैलरी निकालनी है वो 1/4, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, से लेकर 31 मार्च 2024 तक की सैलरी चाहिए हमें, है ना। हमारे को ये 12 महीने की सैलरी चाहिए। अब ये 12 महीने कहाँ फॉल कर रहे हैं? इधर फॉल कर रहे हैं, है ना। अब देखा जाए 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक, 30 जून 2023 कितने महीने हो गए? 3 महीने। इन 3 महीने में हमारी सैलरी कितनी थी? 80,000 पर मंथ थी, है ना। 80,000 पर मंथ थी।
तो 880 × 3 240, 2,40,000 रुपये सैलरी हो गई। ठीक, ये हो गई जी कौन से, पहले 3 महीने। अब रिमेनिंग बचा 1 जुलाई 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। 31 मार्च 24 तक थोड़ी ना, 3 जून 24 तक ही है सैलरी। 30 जून 2024 तक ही हमारी सैलरी कितनी है, 90,000 रुपये। मतलब हमें चाहिए तो यार 9 महीने की है ना, तो 9 महीने की लेंगे। तो 9 मंथ इंटू सैलरी कितनी है, 90,000। तो ये कितना हो गया, 8,10,000, है ना। 90,000 इंटू 9, 8,10,000। तो ये आ गया जी हमारा टैक्सेबल सैलरी, 8,10,000, 2,40,000, 10,50,000 रुपये आ गई टैक्सेबल सैलरी। ठीक है जी, ये इजीएस्ट और बेस्ट वे है ग्रेड्स वाली सैलरी कैलकुलेट करने का। ठीक है जी, आपको हमेशा हमेशा क्या करना है, पहले फटाफट पूरी स्पीड के साथ, क्यों हमें टैक्स के पेपर में स्पीड चाहिए होती, इसीलिए चाहिए होती। ठीक है ना, वो तभी होगा जब आपको हर चीज मल्टीपल टाइम रिवीजन हुई होगी प्रोविजंस की, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले फटाफट कहाँ से शुरू हो रही है कहानी। ठीक है, अब देखिए कितने साल, 14 साल का आपको रिकॉर्ड देखना था, तो कम से कम आपको 6-7 मिनट तो लगते ही लगते, खुद भी अगर लिखते तो। ठीक है ना, तो फटाफट हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अब पूरा लिखने की बजाय इसी तरीके से लिख दो कि पेपर में चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इस तरीके से, जो चेक करने वाला भी समझता ही है कि भाई बच्चा इतना कैसे लिख सकता है इतनी जल्दी जल्दी, है ना। तो समय तो उसे चाहिए बेचारे को। तो लास्ट में, लास्ट दो में इस तरीके से लिख दो, क्योंकि वो उसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है जी, तो ये हमने 2 साल पकड़े, इस तरीके से हमें कैलकुलेट कर लिया हमने टैक्सेबल सैलरी। अब आपको ये भी समझ लग गया होगा कि जो डीए है, ठीक है जी, क्यों अलग से दिया जाता है, इतनी ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, उसकी सैलरी 25,000 से 90,000 रुपये, अभी इतना बड़ा स्लैब बीच में आ गया, उसके बावजूद कितने साल लग गए, 14 साल लग गए उसको, है ना, 14-15 साल वेट करना पड़ा उसे। ठीक है ना, तो इसलिए डीए का, ठीक है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए, सॉरी, कॉपी कीजिए। ये आपका यहाँ पे शुरू हो गया था जी कहानी।
हाँ जी, चलिए जी, अब आपने ये सारे अलाउंसेस हो गए, ठीक है, सारे अलाउंसेस हो गए अपने, छोटे बड़े जो भी थे कुल मिला के, है ना। हम्म। अब इसके बाद हमारा एक रह गया था, सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये दो छोटे छोटे अलाउंसेस रह गए थे, है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीन थे ना। जो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन मिलती थी हमें, ग्रॉस सैलरी में से तीन डिडक्शन मिलती थी, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की, एक प्रोफेशनल टैक्स की, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? 50,000 रुपये, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? 50,000 रुपये, ठीक है जी। 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है फ्लैट, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये किसी विदाउट एनी कंडीशन मिलती है, और 50,000 रुपये की अवेलेबल है एसएससी इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजिम। जो भी वो, चाहे वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है चाहे वो रेगुलर टैक्स रिजिम में है, उसे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का। कितने रुपए का? 50,000 रुपये का। अगर सैलरी 50,000 से कम है तो फिर उतना ही मिलेगा ना, है ना। मैक्सिमम डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो जाएगी? सेक्शन 16 सबसेक्शन वो आई ए में, क्लॉज आई ए में, कितनी? 50,000 रुपये की। उसके बाद नंबर 2, एंटरटेनमेंट अलाउंस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नंबर 3, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेशनल टैक्स का बड़ा सिंपल होता है एक्चुअली में। चलिए मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, लिखिए जरा साथ साथ। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है जी। प्रोफेशनल टैक्स हो सकता है वो एम्प्लॉयर पे करे, हो सकता है वो एम्प्लॉय पे करे। अगर तो पे किया एम्प्लॉयर ने तो पहले वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एडेड टू द ग्रॉस सैलरी, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है जी। पहले वो टैक्सेबल बेनिफिट के तौर पर ऐड हो जाएगा ग्रॉस सैलरी में, ठीक। फिर क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगी उसे फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, ठीक है जी। मतलब नेट बेनिफिट जीरो हो गया उसे, पहले सैलरी में ऐड कर दिया, टैक्सेबल कर दिया, फिर साथ साथ डिडक्शन भी दे दी, ठीक है जी। अगर तो पे किया एम्प्लॉई ने तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, ठीक है जी। उसे डिडक्शन मिल जाएगी ग्रॉस सैलरी से। तो सीधा सीधा हो गया, अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले वो बेनिफिट के तौर पर वो टैक्सेबल हो गया, प्लस हो गया, और फिर ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक। अगर एम्प्लॉई ने पे किया तो टैक्सेबल क्यों होगा? उसकी जेब में से गया है तो कोई बेनिफिट थोड़ी ना मिला है। अब आपको साथ साथ मैं आपको, अब आप काफ़ी आगे पहुंच चुके हो सैलरी चैप्टर के, अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त एक टोटका बताता हूं यहाँ पर सैलरी को आसान तरीके से समझने का, सैलरी को हैंडल करने का, पूरे चैप्टर को। देखिए जहां पर स्पेसिफिक अमाउंट दे रखी है वो तो बात ही खत्म हो गई, है ना। जैसे आपने एच आर ए पढ़ा, एच आर ए में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 या 50% ऑफ सैलरी, वहां पर तो इसका तो कोई बनता ही नहीं बात। रटना है प्रोविजन, है ना, जो है प्रोविजन वही है, ठीक है। अदरवाइज पूरे चैप्टर में जहां जहां पर आपको
कॉमन सेंस वाली बात आ जाएगी। वहाँ पर अब बेनिफिट वर्ड याद रखना है आपने, आगे आगे बहुत इस्तेमाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार इस्तेमाल होगा इसका। बेनिफिट वर्ड का इस्तेमाल करना है, याद रखना है आपको। बेनिफिट का मतलब फायदा। टैक्सेबल सैलरी में पोर्शन कितना होगा, जो बेनिफिट होगा, जो इंप्लॉई का बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। जो इंप्लॉई का बेनिफिट होगा वही टैक्सेबल होगा। वो कैसे, एग्जांपल यहीं से शुरुआत हो गई। प्रोफेशनल टैक्स अगर इंप्लॉई ने खुद पे किया, मेरे को कोई फायदा थोड़ी ना हुआ है, एम्प्लॉयर ने कुछ दिया मेरे को, नहीं दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद पे करी, तो डिडक्शन मिल गई मुझे, ठीक है, ग्रॉस सैलरी में से। अगर पे किया एम्प्लॉयर ने, अगर पे किया एम्प्लॉयर ने, तो देखा जाए ऑब्लिगेशन किसकी थी, मेरी, एम्प्लॉई की। ऑब्लिगेशन किसकी थी, एम्प्लॉई की। पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। मतलब मेरी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करी किसने, एम्प्लॉयर ने, मुझे फायदा हो गया, क्योंकि पैसे तो मेरी जेब में से निकलने चाहिए थे, बट पैसे किसकी जेब में से निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं एम्प्लॉयर की जेब में से, तो हो गया फायदा मुझे। फायदा इज इक्वल टू टैक्सेबल। तो इसलिए पहले हमने क्या किया, प्रोफेशनल टैक्स को टैक्सेबल कर दिया, प्रोफेशनल टैक्स को टैक्सेबल कर दिया, फिर हमने क्या किया, डिडक्शन दी, डिडक्शन दी, ठीक। ऐसे ही एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, वापस आएंगे यहां पर, हम कौन से पेज नंबर पे हैं याद कर लेते हैं, 4 नंबर पेज पे, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का हमने क्वेश्चन किया था, यहां पर है ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये वाली एग्जांपल की थी। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने एग्जाम्प्ट निकाला था, कहाँ गया ये, है ना, 10,500 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमने टैक्सेबल लिखा एंटरटेनमेंट अलाउंस को, बट ये एक्यूरेट परफेक्ट तरीका नहीं है एंटरटेनमेंट अलाउंस को डील करने का। एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले आप क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी में से ऐड करोगे, ठीक है जी। मतलब होना क्या चाहिए था, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला यहां पर, 500 पर मंथ, 500 पर मंथ। तो आप लोग को क्या करना चाहिए था, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 इंटू 12, 6,000, तो आप लिखते यहां पर कितना, 6,000 रुपये। अब आप ग्रॉस सैलरी के बाद माइनस करते डिडक्शन, कितना, एंटरटेनमेंट अलाउंस का कितना, 5,000 रुपये, तो फिर आती टैक्सेबल सैलरी। ये फंडा है जी, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ देखा जाए, एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले आपको मिला बेनिफिट, ठीक है जी, पहले आपको मिला बेनिफिट, बेनिफिट आपने क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस बेनिफिट ही था ना, है ना। एंटरटेनमेंट तो एम्प्लॉय की है, वो अपनी जेब में से खुद पे करे, अगर वो एंटरटेनमेंट करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है ना, माइंड फ्रेश करना चाहता है, तो अपनी जेब में से पे करके पैसे निकाल के खर्च करे। पर नहीं, उसको तो एम्प्लॉयर से लेना है, तो कहते हैं ठीक है तो फिर पे कर, मैंने टैक्सेबल कर, सॉरी टैक्सेबल होगा तेरे को, कर दिया उन्होंने। साथ साथ डिपार्टमेंट ने खुद ही बेनिफिट भी दे दी, डिडक्शन भी दे दी। डिडक्शन किसको दी, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, है ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दे दी, करेक्ट। तो क्या हुआ, एंटरटेनमेंट अलाउंस में पहले सैलरी में ऐड हो गया क्योंकि वो बेनिफिट था, फिर डिडक्शन मिल गई ग्रॉस सैलरी में से। अब आते हैं जी प्रोफेशनल टैक्स, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 16 क्लॉज 3, ठीक है जी। अब इसमें प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है जी, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मिलता है, या लगता है, सॉरी मिलता नहीं है, लगता है, ठीक है। जो किसके द्वारा लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है आर्टिकल 276 के थ्रू, ठीक है, कि आप अपने स्टेट के, राज्य के प्रोफेशनल से प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना। तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, जब एक्चुअली पे किया जाएगा एम्प्लॉय द्वारा अपनी जेब में से। द टोटल अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पर्सन शैल नॉट एक्सीड 2,500 पर मंथ।
पर एनम सॉरी, 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साल का। ठीक है जी। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो एक पर्सन का 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साल का। ठीक है जी। प्रोफेशनल टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पर्सन shall not exceed 2500 per annum. However, the amount paid during the previous year can be more than 2500 as the employee may have paid the professional tax of an earlier year. है ना, मतलब इकट्ठा पे करता है, पिछले साल का पे कर दिया। ठीक है, तो फिर उसको अलाउड हो सकता है 2500 से ज़्यादा। ठीक है, पर एक साल का 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक साल का 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ट्रीटमेंट क्या होगा जी, वो मैंने आपको बता ही दिया। इफ़ पेड बाय एम्प्लॉई तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, सेक्शन 16 क्लॉज 3 की। अगर पेड या रीइंबर्स किया है एम्प्लॉयर ने तो फर्स्ट एडेड टू द सैलरी, सेकंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। ठीक है जी, सिंपल हो गया। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। ये हमारा प्रोफेशनल टैक्स का भी हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी हो गया। ठीक है, अब बाकी अलाउंसेस हमने कर ही लिए थे। हाँ जी, अब चलिए मैं आपको चलिए अब मैं आपको पूरा का पूरा एक टेबल बनाइए ज़रा, उसमें मैं आपको लिखवाता हूँ कि कौन कौन से अलाउंसेस किस तरीके से आपको, जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम वाला है पर्सन, जो कोई पर्सन, देखिए बाकियों को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा नॉर्मल प्रोविज़न वाला पढ़ा। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम जो पर्सन ऑप्ट करेगा उसको कौन कौन से जो अलाउंसेस हैं उसका बेनिफिट मिलेगा, कौन से का नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन फुल कर देता हूँ जिसमें लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए कैटेगरी वाइज बोलूँगा मैं। ठीक है, अब देखिए हेडिंग दीजिए, हेडिंग है असेसी ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक है जी, ये होगी हमारी हेडिंग। और यहाँ पर कॉलम की 2 कॉलम बनाने हैं आप लोगों ने। फर्स्ट हेडिंग जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी अलाउंसेस एग्जम्पशन बेनिफिट, या फिर एग्जम्पशन, ब्रैकेट में लिख दीजिए यस और नो। सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे, यस और नो। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं, इजी इजी वाले से बात करते चलते हैं। जो टैक्सेबल अलाउंसेस हैं उसकी तो बात ही नहीं हम यहाँ पर करेंगे, है ना। जो 4 कैटेगरी होती थी अलाउंसेस की, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जाम्ड। पहले पहले बात करें फुली टैक्सेबल, फुली एग्जाम्ड, एग्जाम्ड अप टू अमाउंट स्पेंट, और पार्टली एग्जाम्ड, पार्टली टैक्सेबल। तो सबसे पहले टैक्सेबल अलाउंसेस। यहाँ पर तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई जो एसएससी ऑप्ट कर रहा है 115 BAC, उसको क्या उसको क्या एग्जम्पशन बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम तो बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं, है ना, उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब टैक्सेबल अलाउंसेस है, ये तो जो बंदा ऑप्ट करेगा 115 BAC उसको टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, टैक्सेबल टू ऑल। ठीक है जी, तो यहाँ पर एग्जाम्पशन वैसे आप इन शॉर्ट लिख सकते हो नो, क्योंकि इसका तो किसी को भी एग्जाम्पशन नहीं है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो। उसके बाद फुली एग्जम्प्ट जो अलाउंसेस हैं, फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, जो दूसरी कैटेगरी होती थी फुली एग्जम्प्ट वाली, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो
सेक्शन हमारा आ जाता था 10, सब सेक्शन 7। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली कैटेगरी होती थी कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया, है ना, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया, उसको जो भी अलाउंसेज और प्रिक्विजिट मिलेंगे फुली क्या होते थे वो एग्जाम्ड, सिर्फ उसको छोड़कर बाकी, ठीक है, इनको सिर्फ एग्जामिशन मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। या फिर लिख लीजिए इतना, ओनली अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7। ठीक है जी। जो फुली एग्जाम्प्टेड वाली कैटेगरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 वाली कैटेगरी वाली बेनिफिट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे, अदर नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। नंबर 3, नंबर 3 में क्या होता था, एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट। एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट। अब यहां पर एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट वाले में यहां पर कुल मिला के जो बेनिफिट अवेलेबल होगा, या फिर आप बोल सकते हो एग्जामिशन अवेलेबल फॉर, कुल मिला के यहां पर 6 कैटेगरी के थे ना, 6 कैटेगरी के थे। तो पहली कैटेगरी यहां पर कौन सी हो जाएगी जी, ट्रैवलिंग अलाउंस। दूसरी हो जाएगी हमारी डेली, और तीसरी कन्वेयंस अलाउंस। अब इन तीनों में यस है, बाकियों में नो है। बाकी 3 जो बचे उनमें क्या है, नो, उनमें एग्जामिशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, उनमें एग्जामिशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। करेक्ट हो गया। अब बची सिर्फ और सिर्फ चौथी कैटेगरी बची, जो जिसमें बहुत सारे अलाउंसेस हमारे आते हैं, हमने पढ़े। ठीक है, तो चौथी कैटेगरी में इधर लिख देता हूं। ठीक है, चौथी कैटेगरी कौन सी थी, पार्टली एग्जाम्ड, पार्टली टैक्सेबल। इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट थी, इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट थी। चाहे आप मोटे मोटे अगर ले लीजिए जो अलाउंसेस थे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, है ना, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, HRA, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद आप लगा लीजिए जो हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस था, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। उसके बाद आपका जो हमने दो और भी बेनिफिट पढ़े हमने, ठीक है, जो प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना, ये तो हमने पढ़ा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिलेगी मिलेगी, है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो जो पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम ऑप्ट करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का नहीं मिलेगा। ठीक है जी, प्रोफेशनल टैक्स का हमने यही पढ़ा था ना, प्रोफेशनल टैक्स का जो पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम, यहां पे लिखा था मैंने कि नहीं लिखा हुआ, चेक कर लीजिए जरा, प्रोफेशनल टैक्स वाले में नहीं लिखा, कोई बात नहीं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिखा था ना कि इररिस्पेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। ठीक है जी, प्रोफेशनल टैक्स का नहीं मिलेगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस का नहीं मिलेगा। ठीक है जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे जो बाकी अगर कहें, बाकी जो हैं इनमें भी नहीं मिलेगा, किसी में भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है जी, हाँ, इसमें लगा के चलिए, इनमें किसी में नहीं मिलेगा। और इसमें सिर्फ कौन से वाला, जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप थे, ठीक है, उनको मिलेगा बस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो था हमारा, ठीक है, उसमें सिर्फ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, बाकी कोई किसी तरीके का पार्टली एग्जाम्प्ट वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। और अगर हम बात करें, ठीक है जी, कुल मिला के ये अपने आगे सारे के सारे पूरी कह सकते हो आप, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड आ गई जो अलाउंसेस की, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले को मिलने हैं, दूसरों को नहीं मिलने हैं। ठीक है, दूसरों को तो सभी को मिलने ही मिलने हैं। तो आप मोटे मोटे तरीके से आप याद रख सकते हो, देखा जाए अभी तक जितना भी हमने सैलरी चैप्टर किया, बेसिक। अब हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की स्पेशली सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगले 3-5 मिनट में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले की बात करते हैं। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वाला है उसको बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, डीए वगैरह जो टैक्सेबल अलाउंसेस थे वो तो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस वाले फुली टैक्सेबल हो ही जाएंगे। ठीक है, और जो पार्टली एग्जाम्प्ट पार्टली टैक्सेबल वाले हैं उसमें देखा जाए सभी अलाउंसेस उसको टैक्सेबल हो जाएंगे, मतलब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट किसको छोड़कर, जो ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोल सकते हो, है ना, ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग, इसको छोड़कर बाकी सभी अलाउंसेस आपको क्या हो जाएंगे, एग्जामिशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। ये किसकी बात कर रहा हूँ, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कौन से वाला, फुल्ली पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल वाला। और फुली टैक्सेबल वाले तो हैं ही हैं। और जो फुली एग्जाम थे अलाउंसेस, उसमें सिर्फ जो गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस और प्रिक्विजिट प्रोवाइड करती है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, उसको अलाउड हो जाएगा। बाकी जो और रिमेनिंग एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाली थी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, काटा बच जाएगा। उसके बाद बचता है एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट। एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट में 6 थे, 6 में से 3 का बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, 6 में से 3 का बेनिफिट मिल जाएगा, ट्रैवलिंग का, दिल्ली का, कन्वेंस का, इसका एग्जाम्पशन बेनिफिट मिल जाएगा, बाकियों का नहीं मिलेगा। ठीक है जी, उसके अलावा सिर्फ ले दे के सिर्फ बाकी बचा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 3 चीज़ों के लिए होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स, तीसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस। इन तीनों में से सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगी डिडक्शन। ठीक है जी, डिडक्शन ग्रॉस सैलरी में से नहीं मिलेगी। अब इसको और ज़्यादा समअप करते हैं, और ज़्यादा समअप करते हैं कि भाई जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। वैसे तो हमने क्या बोला कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको सभी तरीके के फायदों से वंचित कर दिया जाएगा, इनको घर निकाला दे दिया जाएगा ना, बेनिफिट निकाला दे दिया जाएगा। जो पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ऑप्ट करेगा उसको बेनिफिट निकाला दे दिया जाएगा, है ना। बेनिफिट निकाला मीन्स उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कौन कौन से मिलेंगे, अभी तक जितना भी पढ़ा हमने उसमें याद करने की क्या तरीका है। देखिए, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी मिलनी है उसे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी मिलनी है। ठीक है, दूसरा अगर हम अलाउंसेस की बात करें, अब आप मेरे को देखो, जब आप रिवीजन करने का तरीका क्या है, मैं रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट होता
तो किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता कि भाई मेरे को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हाँ वो यार इसमें मिलना है, उसमें नहीं मिलना, इसमें मिलना है, उसमें नहीं मिलना, है ना। तो एनर्जी वेस्ट नहीं करता मैं अपनी। ठीक। अब जितना भी पढ़ा आप लोगों ने उसमें से वैसे हम क्या बोलते हैं, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसको? हम मान के ये चलते हैं कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जो पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 115 BAC। अब कौन कौन से मिलेंगे? पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16, और उसमें कितनी 50,000 वाली डिडक्शन से मिल जाएगी। जो एग्जाम्प्टेड वाली, फुली एग्जाम्प्ट वाली कैटेगरी है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले को सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 वाली मिलेगी। तीसरा, जो पार्टली एग्जाम्प्ट पार्टली टैक्सेबल वाले हैं उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले में मिलेगा, ठीक है, वो भी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप वालों को, बाकियों को कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद पार्टली एग्जाम्प्ट पार्टली, सॉरी, अमाउंट एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट वाले, उसमें 3 तरीके के अलाउंस थे। ठीक है, 3 अलाउंसेज हैं, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और तीसरा ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, बस खत्म हो गया जी, गेम ओवर। ठीक है, तो इतने से में ही सारा कुछ आपको, ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने पड़े। पहला क्या याद रखना पड़ा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी मिलेगी 50 वाली, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 वाली मिलेगी मिलेगी। और पार्टली एग्जाम फुली टैक्सेबल वाले तो हैं ही टैक्सेबल, उनको क्या कहेगा बेनिफिट होगा। जो फुली एग्जाम्ड वाली कैटेगरी है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों को मिलेगी सेक्शन 10(7) में, सेक्शन 7 में, है ना। और पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल वाले में सिर्फ एक ही अलाउंस के बेनिफिट मिलेगा, कौन सा? ट्रांसपोर्ट वाला। कौन सा? जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन है, सिर्फ उसको। तीसरा, जो एक पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल हैं उनमें 3 अलाउंसेस के लिए बेनिफिट मिलेगा, वो डेली, ट्रैवलिंग और कन्वेंस। बस, लगी मुझे, है ना। तो मैं क्यों आपको बोल रहा था कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करी उन्होंने, बहुत, पूरी कसर कोई नहीं छोड़ी। अब नॉर्मल बुक पढ़ोगे, अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ोगे, वहाँ पर हर सेक्शन के साथ आपको लिखा होगा। आपका देखा जाए काम बढ़ा दिया, और हमने बढ़ाना नहीं है, हमने सिंपलीफाई फेक करके ही चलना है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग परक्विजिट्स के प्रोविज़न पे चलते हैं।